हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और इसमें जो है हम लोग सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो है हम लोग हार्ट बीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हार्ट साउंड के बारे में पढ़ेंगे, और हार्ट बीट रेगुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ में ही जो है हम लोग कार्डियक आउटपुट देखेंगे। और फिर हमारा जो है लास्ट टॉपिक हो जाता है इसमें हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है, फिर हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो हम लोग जो है इसके डिसऑर्डर्स को भी लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई कार्डियक साइकिल होता क्या है। ठीक है, सिंपली कार्डियक मतलब क्या होता है? कार्डियक मतलब क्या होता है भाई? कार्डियक मतलब आपका होता है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट कैसे बीट करेगा, ठीक है, कितने टाइम में बीट करेगा, और बीट करते हुए इसमें क्या होता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो एक हम लोग कह सकते हैं एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीट रिलैक्सेशन को ही जो है हम लोग बोल सकते हैं एक कार्डियक साइकिल। मतलब एक बार हार्ट में जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, उसके बाद हार्ट रिलैक्स हो जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो भी इवेंट होता हो, ठीक है, जो भी कार्य होता हो इन अ सिंगल हार्ट बीट, एक दिल की धड़कन में। ठीक है, एक दिल की धड़कन में क्या होता है? जो धक धक हार्ट बीट करता है, तो एक हार्ट बीट के टाइम पर जो है क्या उसके अंदर परिवर्तन हो रहा होगा, या फिर क्या प्रोसेस हो रहा होगा, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को जो है हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो क्या होता है कार्डियक साइकिल में? एक सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको संकुचन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और वहीं डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। क्या होता है? रिलैक्सेशन। मतलब एक हार्ट बीट में, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक कार्डियक साइकिल में जो है हार्ट जो है रिलैक्स करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, इन रेस्टिंग स्टेज कह रहा है कि अगर हम लोग जो है जब रेस्ट कर रहे होते हैं, जब आप आराम कर रहे हैं, बैठे हैं घर में, खाना पीना खा रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये नॉर्मल स्टेज होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। तो उस समय जो है हमारा हार्ट जो है कितनी बार बीट करता है एक मिनट में? 72 टाइम्स पर मिनट। मतलब ये एवरेज टाइम है, आपका कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये एवरेज टाइम है 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो है ये 72 बार हार्ट बीट करता होगा। ठीक है, 72 बार करता होगा। अगर एक बार की बात करते हैं, तो जो एक बार में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा। मतलब एक बार जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट, एक बार क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। फिर से अगला साइकिल चालू कब होगा? जब फिर से क्या करेगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक साइकिल में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है। तो अब हार्ट हमारा कैसा है भाई? हार्ट हमारा 4 चैम्बर का होता है। अगर ऐसे हार्ट बना लो, हार्ट हमारा क्या है? 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। तब ये ऊपर वाले क्या है? एट्रिया है, और नीचे वाले क्या है? वेंट्रिकल है। नीचे वाले क्या है? वेंट्रिकल है। तो अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है एट्रिया का होता है। ठीक है, ऊपर से जो है हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो है वेना कावा से ब्लड आया होगा, यहाँ पर पल्मोनरी वेन से ब्लड आया होगा। ब्लड आकर के किस में गिरा? एट्रिया में गिरा। ठीक है, एट्रिया में गिरा। अब एट्रिया क्या करेगा? ब्लड को पंप करके वेंट्रिकल में भेजेगा। तो अब ब्लड किस में चला आएगा? वेंट्रिकल में चला आया। ये वेंट्रिकल में चला आया ब्लड। ठीक है, वेंट्रिकल में चला आया। तो मतलब अभी क्या हुआ? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पंप किया ब्लड को, और ब्लड कहाँ गया? एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया। तो ये एक जो है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अभी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अभी पूरे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। आप ये ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। यहीं से पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है, यहीं से पॉइंट नोट करिएगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसका ब्लड किस में चला गया, वेंट्रिकल में चला गया। दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अपने ब्लड को उसने ड्रेन कर दिया, किसमें, वेंट्रिकल के अंदर उसने अपने ब्लड को गिरा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, एट्रिया रिलैक्स करेगा वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही। यहीं से भाई ध्यान देना बात को, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही क्या करेगा, एट्रिया रिलैक्स करने लगेगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके वो रिलैक्स करने लगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट, हार्ट के ऊपर वाला पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पहले ही रिलैक्स करना चालू कर देगा, ठीक है। तो एट्रिया रिलैक्सेशन करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियल डायस्टोल। उसने ब्लड को पंप कर दिया, वापस से रिलैक्स करने लगेगा, ठीक है। अब आराम कर रहा है, उसको कोई काम नहीं है। तो अब ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करके तुरंत रिलैक्स करने लगा। अब काम किसका हो गया, अब काम वेंट्रिकल का है। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये क्या करेगा, अब हम समझने के लिए ऐसे यहीं पर मैं इसका वेन, इसका आर्टरी बना दे रहा हूँ, इसका वेन बना दे रहा हूँ बगल में, समझने के लिए। ऐसे होगा नहीं, अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसा होता है। तो अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पर जाएगा, अब वेंट्रिकल का ब्लड निकल करके जो है इस तरफ आर्टरी में जाता है, इस तरफ भी आर्टरी में ही जाएगा, दोनों तरफ आर्टरी में, सॉरी मैंने वेन बोल दिया था एक बार, दोनों में ही, दोनों आर्टरी से ही निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो आर्टरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एरोटा, एओर्टा बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग सिस्टेमिक आर्टरी बोल देते हैं, सिस्टेमिक आर्टरी बोल देंगे। सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन को जो है ब्लड पंप करेगा, किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और यहाँ पर जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होता है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ये यहाँ से ब्लड लेकर के कहाँ पर जाता है, लंग्स के अंदर जाएगा। ये यहाँ से ब्लड उठा करके कहाँ पर ले जाएगा, लंग्स के पास में ले जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल ने क्या किया, ब्लड पुश करके हार्ट के बाहर निकाला, ब्लड पुश करके हार्ट के बाहर निकाला। और वहां से क्या होगा, एक तो पूरे बॉडी ऑर्गन को ब्लड लेकर के चले जाएगा, और एक क्या करेगा, लंग्स के पास में ब्लड लेकर के जाता है। अभी हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन देखा हुआ था ना पीछे, अभी हम लोग आगे फिर से एक बार देखेंगे डबल सर्कुलेशन, वहां पर और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकल सिस्टम बोल रहे हैं। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, ब्लड बाहर पंप कर दिया, तब क्या करेगा, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा। अभी एट्रिया ऊपर की तरफ क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, अब वेंट्रिकल भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तब वेंट्रिकल भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। तो अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको ऐसे समझ लीजिए, ये ऊपर वाला एट्रिया हो गया, नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड किस में चला आया, वेंट्रिकल में चला। अब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ पे चला गया, बाहर, हार्ट से बाहर चला गया, आर्टरीज के अंदर चला गया। अब वेंट्रिकल भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। अब ये दोनों साथ में रिलैक्स करेंगे कुछ देर के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए दोनों साथ में रिलैक्स करते हैं। एक एक पॉइंट समझना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स हुआ, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये भी रिलैक्स हुआ। अब दोनों रिलैक्स कर लिए, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल कब कंप्लीट चालू होगी, जब एट्रिया वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, फिर से क्या होगा, दूसरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा हार्ट जो होता है 72 टाइम्स बीट करता है इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंशियल चेंज को जो हमारे हार्ट के अंदर जो है कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखें, अगर हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है कि टाइम ऑफ वन कार्डियक साइकिल, मतलब यहां पर देखिए, ये क्या थे, आपके एट्रिया थे, और ये दोनों क्या थे, वेंट्रिकल थे। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन और इसका रिलैक्सेशन, और इसका कॉन्ट्रैक्शन और इसका रिलैक्सेशन, अब दोनों का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब कंप्लीट हो जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ में जो है, एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर गया, एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर गया, इसी को क्या बोलते हैं, वन कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वन कार्डियक साइकिल बोल देते हैं। ये पीछे भी देखा हमने। और एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा, 0.8 सेकेंड लगता है एक कार्डियक साइकिल में। मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, तो इन दोनों में, ठीक है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में
0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है, और उसी टाइम पे ही उसी 0.8 सेकंड में ही वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करेगा। तो दोनों साइकिल को जोड़ करके अगर टाइम बनाते हैं तो कितना टाइम आता है, दोनों साइकिल नहीं, सॉरी मैंने 2 साइकिल बोल दिया, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 0.8 से, मतलब इन दोनों का टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 0.8 सेकंड टाइम लगता है। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, इन सिंगल कार्डियक साइकिल, मतलब एक कार्डियक साइकिल में, मतलब एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर जाएगा, एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर जाएगा, तो उसमें जो है कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकंड लग रहा है। और उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है देखिएगा, एट्रियल का सिस्टोल हुआ, मतलब एट्रिया क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया भाई। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन का टाइम, क्योंकि एट्रिया बहुत छोटा होता है, उसको ब्लड जो है बहुत कम डिस्टेंस पे पंप करना है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ही तो गिरा देना है ना, यहीं से भाई ऊपर से इसको नीचे गिरा देना है, इतना कोई ऐसा इसको बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत हल्का सा होता है, बहुत मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन कर गया 0.1 सेकंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। और बाकी के टाइम कितना कार्डियक साइकिल है, 0.8 सेकंड का ना, 0.1 सेकंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद 0.7 सेकंड के लिए ये रिलैक्स ही कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब नीचे वेंट्रिकल का काम है भाई, बाकी बचे हुए समय में वेंट्रिकल काम करेगा। ठीक है, बाकी बचे हुए समय में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब 0.7 सेकंड के लिए एट्रिया एकदम मस्त आराम से सो रहा है भाई। ठीक है, उसको कोई काम नहीं है, ठीक है, सो रहा है। अब इसके बाद जो है 0.7 सेकंड के लिए जब एट्रिया रिलैक्सेशन स्टेज में है, उस टाइम पर क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वेंट्रिकल का काम की बारी आ चुकी है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.3 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 0.3 सेकंड ऐसा बहुत टाइम नहीं होता है, लेकिन अब इसके कंपेरिजन में जो है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कंपेरिजन में तो भाई 3 गुना टाइम है, 0.1 सेकंड कहा, 0.3 सेकंड टाइम। ठीक है, अब 0.3 सेकंड में क्या करेगा ये, अब 0.3 सेकंड क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई इसको हार्ट के बाहर ब्लड भेजना है। आप बात की वजन को समझिए, हार्ट के बाहर ब्लड भेजना है। जब हार्ट के बाहर ब्लड भेजना है तो भाई ऑब्वियस बात है थोड़ा सा टाइम और दम तो लगेगा ही। ठीक है, टाइम और दम दोनों लगेगा। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुश करके ब्लड को बाहर निकाल रहा है, इसमें जो है 0.3 सेकंड लगता है। ठीक है, 0.3 सेकंड लगता है। अब कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना था, 0.8 सेकंड, तो 3 सेकंड इसने कॉन्ट्रैक्शन के लिए ले लिया, तो ये रिलैक्स कितना देर के लिए करेगा, 0.5 सेकंड के लिए ये रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पीरियड कितना था, 0.3 सेकंड, और रिलैक्सेशन का कितना है, 0.5 सेकंड। ठीक है, अब पूरे कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना था, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड था पूरे कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड। इसी में जो है एट्रिया का रिलैक्सेशन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दोनों आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने एक साइकिल बनाया ऐसे एक साइकिल बनाया हुआ है। अब इस साइकिल को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 8 पार्ट में क्यों डिवाइड किया होगा आप बताइए, 8 पार्ट में इस वजह से डिवाइड किया है क्योंकि भाई 0.8 सेकंड लग रहा है ना, तो 0.1 सेकंड ये हो गया, 0.2 सेकंड हो गया, 0.3 सेकंड हो गया, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है, अब इसमें 2 सर्कल बनाया मैंने। 2 सर्कल क्या बनाया है, देखो, एक अंदर की तरफ सर्कल बनाया हुआ है, अंदर की तरफ सर्कल बनाया हुआ है। अब बाहर वाले को, अगर बाहर वाला जो साइकिल है इसको अगर हम लोग क्या बोल दें, एट्रिया बोल देते हैं। बाहर वाले साइकिल के लिए हम लोगों ने बाहर वाले के लिए एट्रिया डिनोट कर दिया, बाहर वाला जो साइकिल है उसको एट्रिया से डिनोट कर दिया। और जो अंदर वाला है इसको हम लोग बोल देते हैं वेंट्रिकल। क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लो 0.1 सेकंड से यहाँ से हम लोग कॉन्ट्रैक्शन चालू करेंगे, तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, 0.1 सेकंड के लिए हो रहा है। तो 0.1 सेकंड के लिए इसको हम लोग क्या कर दें, कलर कर दें। अगर हम लोग इसको जो है हम लोग कलर कर देते हैं, मान लो ये इतना देर के लिए क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बाकी बचा हुआ समय आप बताइए, बाकी बचा हुआ समय जो है क्या है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ समय हो गया किसके लिए, एट्रिया के लिए। तो इस टाइम पर क्या कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है। इस टाइम पर रिलैक्स कर रहा है, 0.7 सेकंड के लिए क्या किया, इसने रिलैक्स कर लिया। अब उसके बाद 0.1 सेकंड के बाद ही तो क्या करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकंड के बाद। तब ये 0.1 सेकंड हम छोड़ करके, 0.1 सेकंड छोड़ करके, क्योंकि एट्रिया के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद जो है एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, उस चीज को हम लोग जो है कलर कर लेंगे। उस चीज को हम लोग कौन से कलर से कलर करते हैं, कोई दूसरा कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 0.3 सेकंड के लिए कर रहा है, तो इसको हम लोग कलर कर लें। ये वाले में कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा,
इसको भी कॉन्ट्रैक्शन में ले लेते हैं, इसको भी कॉन्ट्रैक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 3 चैम्बर को हम लोगों ने कलर कर लिया। एक चैम्बर ये हो गया हमारा, एक चैम्बर ये हो गया हमारा, और एक चैम्बर जो है फेल नहीं हो रहा है, ये एक चैम्बर ये हो गया हमारा। अब 3 चैम्बर में, या हम लोग कह सकते हैं 0.3 सेकंड के लिए अंदर वाला एट वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल में क्या कर रहा है, 0.3 सेकंड के लिए रिलैक्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अंदर के लिए। ठीक है, अब इस टाइम पर देखो बाहर एट्रिया क्या कर रहा है, रिलैक्स, ये क्या है, पूरा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, लेकिन अंदर ये क्या कर रहा है, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो 0.3 सेकंड के लिए इसको 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 तीनों जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये भी क्या करने लगा, उसके बाद तो ये भी रिलैक्स करने लगा ना। देखो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, ये भी रिलैक्स कर रहा है। तो 1 2 3 4 5, 0.5 सेकंड के लिए क्या करता है, ये रिलैक्स भी करता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। देखिए बाहर वाले को हमने क्या दिखाया, एट्रिया है, अंदर वाले को हमने क्या दिखाया, वेंट्रिकल है। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन ये पीरियड दिख रहा है आपको, ये वाला एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, और पूरा बाकी टाइम पीरियड कितना है, 0.7 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है। 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स कर रहा है कौन, एट्रिया, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। लेकिन वहीं यहाँ पर देखो ये वेंट्रिकल है अंदर वाला, वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 0.3 सेकंड के लिए, लेकिन बाकी जो बॉक्स खाली है 0.5 सेकंड के लिए बॉक्स खाली है। तो 0.5 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है कौन, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो है 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखें, अगर हम लोग, ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, एक चीज़ और देखिए, जिसमें बॉक्स खाली है, जिस टाइम पीरियड में बॉक्स खाली है उसको देखिए, ये और ये यहाँ पर देखो बॉक्स यहाँ पे भी खाली, इसको भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि देखो इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर देखो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इस बॉक्स तक कंटिन्यू है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ तक कंटिन्यू है। तो हम लोग यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी जगह पर दोनों साथ में खाली है, दोनों साथ में, यहाँ पे तो नहीं दोनों साथ में खाली, यहाँ पर एट्रिया खाली है लेकिन वेंट्रिकल भरा हुआ है, यहाँ पर एट्रिया भरा हुआ है, वेंट्रिकल खाली है। तो दोनों साथ में कौन से टाइम के लिए खाली है, देखो ये बाहर यहाँ पे भी 4 बॉक्स लिए एट्रिया भी खाली है, 4 बॉक्स लिए वेंट्रिकल भी खाली है। तो दोनों जहां पर साथ में खाली है तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में दोनों साथ में रिलैक्स कर रहे होंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। जब एट्रिया और वेंट्रिकल जब दोनों साथ में रिलैक्स कर रहे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकंड के लिए हो रहा है, 4 बॉक्स के लिए हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, 0.4 सेकंड के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही साथ में रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कभी भी। तो कहीं पर हमने ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखा है या फिर ज्वाइंट सिस्टोल नहीं लिखा है, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड पर ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ज्वाइंट डायस्टोल आपको देखने के लिए जब दोनों साथ में रिलैक्स कर रहे होंगे 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एट्रिया, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकेले अकेले एट्रिया कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अकेले अकेले एट्रिया जो है 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला अकेले अकेले, सॉरी रिलैक्सेशन, माय मिस्टेक, अकेले अकेले एट्रिया रिलैक्स कितनी देर के लिए कर रहा है, 0.3 सेकंड के लिए अकेले अकेले रिलैक्स कर रहा है। और वेंट्रिकल की बात करते हैं तो अकेले अकेले वेंट्रिकल कितनी देर के लिए रिलैक्स कर रहा है, 0.3 सेकंड के लिए अकेले अकेले वेंट्रिकल भी, 0.1 सेकंड के लिए वेंट्रिकल अकेले रिलैक्स करता है, और 0.3 सेकंड के लिए एट्रिया अकेले रिलैक्स करता है। ठीक है, लेकिन साथ में 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स कर रहा है। ये हो गया कार्डियक साइकिल। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम रिलेटेड टू ब्लड, या फिर हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलेटेड टू कार्डियक साइकिल। मतलब एक कार्डियक साइकिल में, मतलब एक हार्ट बीट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन में जो है कितना जो है ब्लड वॉल्यूम हार्ट से बाहर निकल रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं हार्ट जो है कितना ब्लड ऑफ वॉल्यूम को बाहर की तरफ पंप करता है, इसको ही बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलेटेड टू द कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या बता रहा है, ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल, जब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल जब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। देखो ये है, ये हार्ट मैंने बनाया, इस टाइम पर क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स
इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सारे ही जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो जब साथ में रिलैक्स कर रहे होते हैं ना चारों चैम्बर, देखो जब ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा है तो ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन द रिलैक्स स्टेट। ठीक है, डायस्टोल में चारों चैम्बर क्या है, रिलैक्स स्टेट में है। तो ये टाइम पीरियड कितने के लिए होता है, 0.4 सेकंड के लिए। अभी दिखाया था मैंने आपको, 0.4 सेकंड के लिए दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने एक डायग्राम देखा हुआ था, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के ही दिखा देता हूँ हार्ट का। ये हार्ट हमारा डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए ये बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका अगर इस तरफ की बात करें अगर हम लोग, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, राइट एट्रियम है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हमको पता है ये क्या है, वेना कावा है। यहाँ पे क्या होता है, पूरी बॉडी का ब्लड यहीं पर आता है, पूरी बॉडी का ब्लड जो है लेफ्ट राइट एट्रियम में जो है यहीं से घूम करके आता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है, यहाँ ये ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, लंग से। और ये ब्लड होगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा, हम लोगों ने वॉल्व एक बना करके देखा हुआ था, वॉल्व बना लेते हैं। यहाँ पर एक वॉल्व लगी हुई थी, इसमें भी एक वॉल्व थी, यहाँ पर एक वॉल्व थी और इसमें भी एक वॉल्व थी। राइट वाले के पास में जहाँ पर जो वॉल्व होती थी इसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते थे। ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते थे। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व बोलते थे। और यहाँ पर ये जो वॉल्व लगा हुआ है जो कि किसमें है, आर्टरीज के अंदर लगा हुआ है, इनको हम लोग क्या बोलते थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते थे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व है। ठीक है, अब वॉल्व आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको वॉल्व समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जब हार्ट रिलैक्सेशन स्टेज में है, हार्ट कहाँ पर है, रिलैक्सेशन स्टेज में। हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, दोनों में ना तो कोई कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, दोनों में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है,
इस टाइम पे यहाँ पर हम कहें, यहाँ पर जो है बाहर से ब्लड एट्रिया के अंदर आ रहा होता है, बाहर से ब्लड एट्रिया के अंदर आ रहा है, और यहाँ से जो है पल्मोनरी वेन से भी कहाँ पे ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा है सिंपली, ठीक है। लेकिन जब रिलैक्सेशन स्टेज में होता है ना, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है दोनों के बीच में, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल्व पीछे वाले लेक्चर में बताया है, आप लोग ध्यान से उसको समझिएगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये रिलैक्सेशन स्टेज में ओपन होता है, रिलैक्सेशन स्टेज में क्या होता है, ओपन होता है। और यहाँ पर जो बाइकस्पिड वाल्व होता है, ये भी रिलैक्सेशन स्टेज में ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है। तो अब जो ये ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, दोनों जो ब्लड आ रहा होता है ना, ये साथ ही साथ आते आते ही गिरता भी रहता है, आते आते ही क्या होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी फिल होता रहता है, क्या होता रहता है, फिल होता रहता है, क्योंकि भाई ये वाल्व ओपन है और ऊपर से ग्रेविटी की वजह से जो ऊपर से ब्लड एट्रिया के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो जब दरवाजा नीचे छेद है तो ऑब्वियस बात है पानी चूता रहेगा ना। अगर बात भाई बॉटल में कोई पानी रखो और बॉटल को ऊपर नीचे छेद कर दो, ठीक है, अब ऊपर से बॉटल में पानी भरो, तो ग्रेविटी की वजह से पानी बॉटल में थोड़ी रुकेगा, वो तो नीचे छेद की वजह से नीचे गिरता चला जाएगा। तो वैसे यहाँ पर जब हार्ट रिलैक्सेशन स्टेज में है, जब दोनों ही क्या कर रहा है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों जब रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो जो भी एट्रिया के अंदर ब्लड आता है, जो भी एट्रिया के अंदर ब्लड आता है, वो क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर साथ साथ में चला जाता है, ठीक है, साथ साथ में चला जाता है। देखो वही यहाँ पे बता रहा है कि रिलैक्सेशन स्टेज में जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, उस स्टेज में क्या हो रहा है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं। तो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria, left and right atria। देखो लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के अंदर जो पल्मोनरी वेन और वेना कावा से जो ब्लड आ रहा होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है जाकर के गिर जाता है, ठीक है, जाकर के चला जाता है। क्यों, क्योंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, ओपन होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व रिलैक्सेशन के टाइम पर ओपन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या था, आगे वाली लाइन में देखें अगर, फिर क्या करा, द सेमी ल्यूनर वॉल्स आर क्लोज, जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं वो क्लोज हैं। देखो ये जो सेमी ल्यूनर वॉल जो कि आगे आर्टरी के लिए बनी हुई है, वो सेमी ल्यूनर वॉल अभी क्लोज है, अभी क्या है, क्लोज। अभी क्या हो रहा है, ब्लड जो है यहाँ से गिर करके वेंट्रिकल के अंदर भर रहा होगा, वेंट्रिकल के अंदर क्या है, भर रहा है। तो अभी हार्ट से बाहर ब्लड जा नहीं रहा, रिलैक्स स्टेज में है, तो हार्ट के बाहर तो ब्लड पंप नहीं हो रहा है। इस केस में जो है ये क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज रहता है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है, ठीक है। आगे देखें अगर हम लोग, आगे क्या बता रहा है, एज द एसए नोड जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल, जैसे ही एसए नोड क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, द एट्रिया अंडरगो इन द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। तो अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कहां पर, एसए नोड के ऊपर। एसए नोड कहां पर होता है, मैं एक एसए नोड बना दूं, यहाँ पर होता है ना, यही कोने पर क्या होता है, एसए नोड होता है, ठीक है। ये क्या है, एसए नोड, पीछे बता चुका हूं मैं, और हार्ट बीट मतलब इसके पीछे वाले लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, कि कैसे जो है एसए नोड जो है सिग्नल जनरेट करता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने पीछे लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, तो आप उसको देखिएगा। एसए नोड जैसे ही इंपल्स जनरेट करेगा, वैसे ही क्या होगा, जो एट्रिया है, दोनों एट्रिया एक साथ में पंप करेंगे, एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ब्लड इनके अंदर आ रहा था, जो ब्लड इनके अंदर धीरे धीरे आ करके यहाँ पर ऐसे गिर करके धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था, वो क्या करेगा, अचानक से जब पंप करेगा तो जो ब्लड आना होगा वो फटाक से तेजी से जो है इसके अंदर आकर के इसको पूरा ही भर देगा। ऐसा समझ लो कि बॉटल है ऊपर, ठीक है, ऐसे ये समझ लो ये बॉटल है। अब यहाँ पर मैंने नीचे छेद किया हुआ था, थोड़ा छेद किया, धीरे धीरे पानी गिर रहा है, लेकिन अब हमको जो है जल्दी से गिराना है। इस बॉटल का अगर मैं दबा दूंगा तो पानी क्या होगा, नीचे की तरफ फटाक से गिर जाएगा, तेजी से गिरे, प्रेशर से गिर जाएगा। तो तुरंत क्या होगा, जो नीचे कंटेनर, मान लो मैंने नीचे इसके कुछ कंटेनर लगाया हुआ है, वो कंटेनर जैसे मैं इसको दबाऊंगा, तेजी से जब पानी गिरेगा तो नीचे कंटेनर क्या होगा, जल्दी भर जाएगा, ठीक है। तो वही जब कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, जब एट्रिया के अंदर, दोनों एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड क्या होगा, फटाक से फिल हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। वो भी जो है यहाँ पर भी इसका रेट बताया गया है कि कितनी तेजी से जो है फिल करता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जिस रेट से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर रहा होता है, वो रेट क्या होता है, 30% से इंक्रीज हो जाता है, 30% से इंक्रीज हो जाता है। ये आपको ध्यान देना, भी आगे लाइन में लिखा भी है,
कि 30% जैसे एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल, ये 30% से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। इसको हम लोग जो है अभी आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखें क्या बता रहा है, कह रहा है कि दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल बाई 30%। 30% से क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये चीज समझिए कि अब जो है, अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है किसका, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने की बारी है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बारी है। तो आप बताइए यहाँ पर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। अब वेंट्रिकल के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर जो है, गलत स्पेलिंग है, वेंट्रिकल के अंदर अभी क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा। और वेंट्रिकल का अब जो रिलैक्स कर रहा था, वेंट्रिकल अभी रिलैक्स कर रहा था ना, क्योंकि अभी हार्ट के रिलैक्सेशन स्टेज को हम लोग देख रहे थे, एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, अब एट्रिया वापस से चला जाएगा रिलैक्सेशन में, लेकिन अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की टाइम आ चुका है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आ चुका है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल क्या होगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल अब खत्म होगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल क्या होने वाला है, खत्म, स्टॉप होने वाला है। वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होगा, अब स्टॉप हो जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल अब खत्म होने वाला है। तो वेंट्रिकल डायस्टोल के टाइम पर, वेंट्रिकल डायस्टोल जब खत्म होने वाले उस टाइम पर क्या होगा, इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा। मतलब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ब्लड कब भरा होगा, जब वेंट्रिकल का जो है डायस्टोल खत्म होने वाला होगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल या वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन स्टेज खत्म होने वाला होगा, उस टाइम पर इसके अंदर ब्लड सबसे ज्यादा होगा। तो वही यहाँ पर बता रहा है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब अब जब डायस्टोल खत्म होने वाला है तो उस टाइम पर क्या है, 120 ml पर वेंट्रिकल, कितना ब्लड होगा वेंट्रिकल के अंदर, 120 ml, 120 ml जो है इस समय यहाँ पर ब्लड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये सब मिटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहां पर जो है अब वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तो इस समय क्या होगा, इस समय क्या होगा, डायस्टोल एंड आने वाला होगा, डायस्टोल एंड होने वाला होगा। इस समय इसका वॉल्यूम कितना है, कह रहा है कि 120 ml पर वेंट्रिकल, पर वेंट्रिकल मतलब इस वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड हो चुका होगा, इस वेंट्रिकल में भी 120 ml ब्लड हो चुका होगा। अब डायस्टोल क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, मतलब अब यहाँ पर क्या होने वाला होगा, सिस्टोल, क्या होने वाला होगा, सिस्टोल होने वाला होगा। अब सिस्टोल जैसे ही होगा तो क्या करेगा, हार्ट अब ब्लड को पंप करेगा, किसमें पंप करेगा, अपने रेस्पेक्टिव आर्टरीज के अंदर, अपने रेस्पेक्टिव आर्टरीज के अंदर क्या करेगा, ये ब्लड को पंप करेगा। अब ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा एरोटा में या फिर सिस्टेमिक आर्टरी में, ये क्या है, मान लो एरोटा बोल दूं मैं, ये एरोटा में पंप करेगा, जो कि कहाँ पे चला जाएगा, सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर चला जाएगा। और ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है रेस्पेक्टिवली, राइट वेंट्रिकल किसमें पंप कर देगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पंप कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें पंप कर देगा, सिस्टेमिक आर्टरी या फिर हम लोग बोल सकते हैं एरोटा के अंदर पंप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल ने क्या किया, ब्लड को पंप करके बाहर निकाल दिया। अभी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, मतलब जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन जैसे ही खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट पहले, कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट पहले जो है 120 ml वॉल्यूम था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन हो चुका, अब सिस्टोल हो गया, अब ब्लड पंप कर दिया होगा। तो जब ब्लड पंप करता है ना हार्ट, जब वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो ऐसा नहीं होगा कि 120 ml जो वेंट्रिकल के अंदर आया हुआ था ब्लड, वो सारा ही एक बार में पुश करके बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। इसमें से जो है, जो 120 ml ब्लड आया हुआ था ना, ये सिर्फ और सिर्फ 70 ml ही ब्लड को पंप कर पाता है, 70 ml ब्लड पर वेंट्रिकल जो है ये पंप कर पाएगा, हर वेंट्रिकल से जो है 70 ml ब्लड बाहर निकालेगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, 70 ml जो है ब्लड बाहर निकलेगा और वापस से इसमें कितना ब्लड रह जाएगा, 50 ml ब्लड अभी भी रह जाएगा, किसके अंदर, वेंट्रिकल के
अंदर, वापस से जब रिलैक्स करेगा तो 50 ml ब्लड अभी भी इसके अंदर रह गया है। तो वही मैं आगे देख रहा हूं, क्या बता रहा है, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद, अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया, उसको हम लोग बोल रहे हैं 70 ml। कितना ml ब्लड पंप किया, 70 ml ब्लड जो है पंप किया गया है। और कितना ब्लड था उसके अंदर, 120 ml ब्लड था। जब 70 ml ब्लड पंप किया, 120 ml ब्लड था, तो लेफ्ट आउट कितना हो गया, 50 ml। सिंपल सी बात है, 50 ml रह गया। तो सिस्टोल के बाद कितना ब्लड रह गया, उसको हम लोग बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिकल की बात हो रही है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, 50 ml पर वेंट्रिकल जो है बचा रह गया। अब आगे देखते हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बता रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम सिंपली वो वॉल्यूम है जो क्या हुआ है, ब्लड जो है जो पंप हो चुका है, पम्प्ड बाय वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ने जितना ब्लड पुश करके बाहर निकाला हुआ होगा एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड निकाला होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। कितना ब्लड निकाला भाई, 70 ml। मैंने पीछे आपको समझाया है, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। 70 ml जो है ब्लड पंप कर देता है। अब उसी को हम लोग जो है, अब कार्डियक आउटपुट उसी से निकाल के देख सकते हैं हम लोग। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड निकालता होगा। एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml हुआ है। 1 मिनट में कितना बार हार्ट हमारा धड़कता है, नियर अबाउट 72 टाइम्स। 1 मिनट में नियर अबाउट 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है। तो एक बार में जब 70 ml निकाल रहा है और 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है, 72 टाइम्स धड़क रहा है। इसको जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट जो है 5000 ml जो है ब्लड आ जाता है। 5000 ml जो है ब्लड। कार्डियक आउटपुट मतलब सिंपल से हम लोग कह सकते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। 1 मिनट के अंदर जो है वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकलता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसी को जो है हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। देखो यहाँ पर कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला मैंने बनाकर दिखाया हुआ है। एसवी का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या है, सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक सेकंड, सॉरी, ये एसवी का मतलब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, इसमें कह सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml है। और HR का मतलब क्या हो गया, हार्ट रेट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका SV इंटू HR, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है भाई, एक बार में 70 ml वेंट्रिकल जो है ब्लड निकालता है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, 72 क्या होता है, हार्ट रेट होता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट धड़कता है, तो नियरली कितना ml ब्लड आ जाता है, 5 ml जो है ब्लड आ जाता है। या फिर 5 लीटर, सॉरी 5000 ml है, सॉरी 5000 ml या फिर 5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है पंप कर सकता है। इतना नियर अबाउट ब्लड जो है पंप करता है 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट, ठीक है। हमारा हार्ट इतना ब्लड जो है 1 मिनट के अंदर पंप कर रहा होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि 5 लीटर रोक करके फिर पंप करेगा, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार में 70 ml निकाल रहा है, जैसे 1 मिनट में 72 बार निकालता है, तो कितना हो जा रहा है, नियर अबाउट 5 लीटर हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, हार्ट साउंड। क्या देखेंगे, हार्ट साउंड जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हार्ट साउंड जो है हम लोग देखने वाले हैं। अब हार्ट साउंड की बात करते हैं, तो हार्ट साउंड जो है दिल की धड़कन जो धक 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 आपको सुनाई देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। अब हार्ट को जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। डॉक्टर देखते हैं लगाया रहता है, उसको हम लोग नॉर्मल कॉमन भाषा में आला बोल देते हैं कि आला से लगा करके वो देखता है, ठीक है। उसको बायोलॉजिकल टर्म में स्टेथोस्कोप बोलते हैं। अब स्टेथोस्कोप से क्या कर सकते हैं हम लोग हार्ट के साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो है, आप लोगों ने अगर कभी सुना होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो धक 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 ऐसा सुनाई देता है, ठीक है। तो वो 2 साउंड सुनाता है, ठीक है। 2 साउंड हमारा जो हार्ट प्रोड्यूस करता है साउंड, वो 2 साउंड प्रोड्यूस करता है। कब कब प्रोड्यूस करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर भी लिखा क्या है उसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। देखो पहला जो साउंड होता है, 2 साउंड होता है, एक हार्ट साउंड 1 होता है और एक हार्ट साउंड 2 होता है। जो पहला साउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं लब साउंड। क्या साउंड होता है, लब साउंड होता है। दूसरा साउंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डब साउंड। क्या साउंड होता है, डब साउंड होता है। जो पहला साउंड लब साउंड होता है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो साउंड का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें एट्रिया का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उससे साउंड आया होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एट्रिया का कोई लेना देना नहीं साउंड से, ठीक है। एट्रिया का कोई लेना देना नहीं साउंड से। वेंट्रिकल का ही पूरा रोल होता है साउंड प्रोड्यूस करने का। वेंट्रिकल का ही पूरा रोल होता है साउंड प्रोड्यूस करने का। देखो क्या होता है,
एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी टाइम पर जो है ये पहला साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? कॉज्ड बाई क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है, इसके क्लोजिंग की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये साउंड होता कैसे है? लाउडर होता है, लॉन्गर, मतलब तेज आवाज होती है और थोड़ा लंबे समय के लिए होती है, थोड़ा सा, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत लंबे समय तक, क्योंकि भाई उसको फिर से धड़कना है, फिर से साउंड प्रोड्यूस करना है, तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए होती है कंपेरिजन टू दूसरे साउंड के, इसी वजह से इसको लॉन्गर बोलते हैं। और ये लो पिच होता है। लो पिच मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मोटा आवाज होता है। अब देखो ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, हम लोग इसको देखते हैं। अभी मैंने जो आपको डायग्राम बनाया था, देखो देखो क्या है, ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, और ये क्या है? बाइकस्पिड वाल्व था इस तरफ ना, इस तरफ क्या था? इसको मिटा लेते हैं पहले हम लोग। छोड़ो, लिखते हैं। ये क्या था? ये बाइकस्पिड था, ठीक है, बाइकस्पिड था, ट्राइकस्पिड। अब देखो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जैसे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जो ये वाल्व लगा होता है ना, ये तुरंत बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है भाई? कि ऊपर से तो अभी ब्लड नीचे आया था, अकबर ये पंप करके ब्लड कहाँ पर भेजना चाह रहा होगा? ब्लड पंप करके जो है एट्रिया के अंदर या फिर आर्टरीज के अंदर भेजना चाह रहा होगा। लेकिन अगर ये वाल्व खुला रहेगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व पहले से ही खुला रहेगा, तो ब्लड वापस से पीछे नहीं चला जाएगा, पीछे चला जाएगा ना। लेकिन इसी वजह से क्या होता है, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं, तुरंत ही बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड पीछे वापस से ना जा पाए। बैक फ्लो को जो है रोकने के लिए ये वाल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। और क्या करेगा? तब ब्लड जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज के अंदर, या फिर जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो सिस्टेमिक आर्टरी है, उसके अंदर ही जो है ब्लड को पंप कर पाता है। तो पहला साउंड प्रोड्यूस ही क्यों होता है? ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने की वजह से, ठीक है, क्लोज होने की वजह से, इन वाल्व के क्लोज होने की वजह से पहला साउंड आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डब साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब साउंड बोलते हैं, सॉरी लब साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब साउंड बोलते हैं। देखो यहाँ पर है लब साउंड। कब हो रहा था? कह रहा है कि क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व बने हुए हैं उनके क्लोजर की वजह से। कौन से वाल्व हैं? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व लगे हुए हैं ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। इनके क्लोजर की वजह से जो है ये पहला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लब साउंड, ठीक है। ये कैसा है? लाउडर होता है, लॉन्गर होता है और लो पिच का होता है, ठीक है, मोटी आवाज होती है, कह सकते हैं। नेक्स्ट डब साउंड कब हो रहा है? कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल अब रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, रिलैक्स करेगा, तब उस टाइम पर जो है ये साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व। ये क्यों हो रहा है मैं भी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व की वजह से होता है। ये आवाज तीखी होती, थोड़ा सा तेज होती, मतलब पतली होती, कहने का तात्पर्य है ये, और कम समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, हाई पिच होती है, मतलब पतली आवाज, सिंपल सी। जो लब साउंड होगा वो मोटा होगा, डब साउंड होगा थोड़ा सा पतला होगा, ठीक है, पतला आवाज होगा, ठीक है, जैसे लड़कियों की आवाज होती है, पतली आवाज, ठीक है। अब ये क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व की वजह से कैसे हो रहा है? देखो अब यहाँ पर जो है ये यहाँ से ब्लड तो आया था इसमें, अब इसको पंप करके ब्लड किसमें भेजना था? आर्टरीज के अंदर भेजना था, ब्लड को आर्टरीज के अंदर भेजना था। इसको मैं क्लियर कैसे करूं यार, एक एक करके। ठीक है, ये क्या है? सेमी ल्यूनर वॉल था, ये सेमी ल्यूनर वॉल था, नीचे मैंने दिखाया हुआ था। अब जब ब्लड जो है, अब वेंट्रिकल ने ब्लड पंप करके भाई बाहर भेज दिया, ये ब्लड पंप करके बाहर भेज दिया। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ब्लड क्या किया? पंप करके आर्टरीज के अंदर भेजा था, ठीक है। तब कौन सा साउंड आया था? हमारा डब साउंड आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए थे, डब साउंड आया था, ठीक है। अब लेकिन अब क्या हो गया? अब जब पंप करके ब्लड बाहर भेज दिया है, ठीक है, ब्लड बाहर भेज दिया, अब जब ये रिलैक्स करेगा तो भाई ये एंटी ग्रेविटी ऊपर की तरफ ब्लड पंप किया है, तो जैसे ये रिलैक्स करेगा तो ये पाइप से बाहर नीचे वापस से ब्लड आ सकता है। जब रिलैक्स करेगा तो जो ऊपर ब्लड पंप किया है तो वापस से पीछे ढकेल करके आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा? जैसे ब्लड पीछे की तरफ आएगा, जैसे सेमी ल्यूनर वॉल को टच करेगा ये ब्लड, वैसे तुरंत क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। सेमी ल्यूनर वॉल जो यहाँ पर लगे हुए ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाते हैं, ताकि ये ब्लड जो है जो आगे की तरफ बढ़ चुका है वो पीछे की तरफ ना आ पाए। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है क्लोजर ऑफ जो वॉल्व होते हैं,
ये क्यों हो रहे हैं? ताकि बैक फ्लो के ब्लड के बैक फ्लो को क्या कर सकें, रोक सकें। तो वही बैक फ्लो ऑफ जो ब्लड का बैक फ्लो है उसको रोकने के चक्कर में ही ये वाल्व क्लोज हो रहे होते हैं, और उन्हीं के वही वाल्व क्लोज होने की वजह से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा होता है। पहला साउंड का प्रोडक्शन बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से, ताकि ये ब्लड फ्लो जो है पीछे ना जा सके। ठीक है, आर्टरीज एट्रिया के अंदर वापस से जा सके, इसको क्लोज करने के लिए साउंड प्रोड्यूस होता है। और दूसरा जो आर्टरीज के अंदर ब्लड चला गया है वो वापस से वेंट्रिकल के अंदर ना आए, उसकी क्लोजिंग की वजह से जो है सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग डब साउंड बोलते हैं। ये शार्प होता है, शॉर्टर होता है और हाई पिच का होता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है भाई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है एक मशीन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे हार्ट की, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कैसे इंपल्स जनरेट हो रहा है, कैसे इंपल्स का जो है कंडक्शन हो रहा है हार्ट के अंदर, और हार्ट कैसे बीट कर रहा है, इसकी स्टडी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से जो है हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होता है जो कि सिंपली हमने क्या बताया कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। हार्ट कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा है, कैसे एक्सेंट पोटेंशियल बना रहा है, उसकी रीडिंग को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की मदद से निकाल सकते हैं। तो देखो वही बता रहा है, ये क्या है, एक मशीन है जो क्या कर सकती है, हेल्प टू जनरेट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। जब हार्ट जो है कार्डियक साइकिल के टाइम पर जो है उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं। किसकी मदद से? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो मशीन का नाम ग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है। आप बहुत कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनाता होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन का नाम होगा। नहीं, यहाँ पर उल्टा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो चित्र का नाम है या फिर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम है जो ईसीजी बना करके देगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ बना करके देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें ये कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करके बताएगा भाई? देखो जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस समय क्या होगा, एट्रिया की वॉल का डीपोलराइजेशन होगा। इस सेल के अंदर जो है जब इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, ऐसे नोड की वजह से जो भी एक्सेंट पोटेंशियल बना हुआ था, जब ये एट्रिया की सेल्स में जब बहेगा तो एट्रिया की सेल्स कैसी हो जाती हैं, डीपोलराइज हो जाती है, मतलब एक्टिवेट हो जाती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, इसके रिप्रेजेंटेशन को दिखाएगा। और फिर वापस एट्रिया रिलैक्स हो रहा है तो उसके रीपोलराइजेशन को दिखाएगा या फिर जिसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। फिर वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को दिखाएगा जिसको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और फिर वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को भी दिखाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है ना। ठीक है, नॉर्मली अब मशीन अगर बिना किसी ह्यूमन हार्ट के कनेक्ट किए हुए, वो मशीन जो है एक सीधा लाइन दिखाती है। ठीक है, एक सीधा लाइन दिखाती है। जैसे हम जब इसको हार्ट से कनेक्ट करेंगे, हार्ट से जब कनेक्ट करेंगे तो यही लाइन जो होता है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा। ये ऐसे जो है ऐसे सिग्नल जनरेट करना चालू कर देती है। आप लोगों ने मशीन देखा होगा जो उसमें मूवीज वगैरह में देखा होगा, पीप 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 करके ऐसा चलता रहता है ना, बीप 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 करके ऐसा चलता रहता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा जब फ्लैट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, हार्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। इसका मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि इंसान टाटा बाय बाय हो गया उसका। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये कैसे रीड कर रहा है भाई। इसके लिए जो भी ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है या फिर जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, हर एक कर्व को, हर एक पीक को जो है हम लोगों ने नाम दिया है। पहला कर्व आता है, फिर पहला पीक आता है, उसको पी वेव बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, QRS, एक साथ में इसको देखते हैं, QRS दूसरा वेव आता है, और तीसरा वेव आता है टी वेव का। ठीक है, तीसरा वेव आता है टी वेव का। ठीक है, इसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन चालू हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एट्रिया का रीपोलराइजेशन हो जाएगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है, ये तीनों साथ में जो काम कर रहे हैं, QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करता है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को दिखाता है। किसको, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को दिखाता है। वहीं पर टी वेव की बात करें, टी वेव क्या कर रहा है भाई,
टी वेव जो है रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। यहाँ पर वेंट्रिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करना चालू करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करना चालू करेगा। ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स करना चालू करेगा। यहाँ पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और क्यूआरएस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूआरएस में क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा। ठीक है, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई फिर एट्रिया रिलैक्स कब कर रहा होगा, एट्रिया का भाई रिलैक्सेशन भी तो बताना पड़ेगा। एट्रिया का रिलैक्सेशन आप ये मान करके चल सकते हैं, अभी आपसे क्वेश्चन तो कभी पूछेगा नहीं, लेकिन आप ये मान करके चल सकते हैं कि जैसे ये क्यू वेव जब चालू होता है, ठीक है, जब ये क्यू वेव चालू होगा तो इसी समय क्या हो जाएगा, एट्रिया का रिलैक्सेशन, एट्रिया का एट्रियल रिलैक्सेशन, एट्रियल रिलैक्सेशन जो है क्यू वेव से चालू होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए जो पी क्यू आर एस टी है, पी क्यू आर एस टी है, इसमें जो है आप किसी भी एक को उठा लो, चाहे पी को उठा लो, चाहे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को उठा लो, चाहे टी को उठा लो। ठीक है, इनमें से किसी एक कॉम्प्लेक्स को आप पकड़ करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, क्योंकि एक साइकिल में ये चारों बनेंगे, ये पांचों जो है पी क्यू आर एस टी जो है एक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में पांचों बनेंगे हमेशा। ठीक है, अब इनमें से किसी को एक उठा करके आप इसको काउंट कर लो। ठीक है, काउंट कर लो 1 मिनट के टाइम पीरियड में कितनी बार ये बन रहा होगा, तो आप क्या बता पाएंगे, एक आप हार्ट रेट को बता पाएंगे कि 1 मिनट के अंदर जो है कितना बार हमारा हार्ट धड़क रहा होगा। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ, यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को रीड कर रहा है, एनसीईआरटी बता रही है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग रीड कर लेते हैं इन अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लो 1 मिनट के अंदर हम लोग इसको पूरा काउंट कर लेते हैं कितनी बार बन रहा है, तो हम लोग जो है डिटरमाइन कर सकते हैं द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हार्ट रेट कितना है हमारा, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट धड़क रहा होगा। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, आगे फिर से हम लोग डबल सर्कुलेशन को थोड़ा सा देखेंगे कि भाई डबल सर्कुलेशन होता क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखें अगर इसमें तो देखो भाई हम लोगों ने ये चीज देख चुका है, हार्ट है हमारा, हार्ट है, हार्ट से क्या होता है, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रिया है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है, राइट एट्रिया है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। अब हम लोगों ने अगर देखा हुआ है तो ऑर्गन से क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये ऑर्गन था, ऑर्गन से क्या होता है, ये ब्लू कलर का बनाया है, तो यहाँ पर क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर के जाएगा, लेकर जा रहा कहाँ पर देगा, हार्ट को दे देगा भाई, वेना कावा से किस में दे देगा, हार्ट को दे देगा। ठीक है, राइट एट्रिया को देगा, राइट एट्रिया पुश करके किस में डालेगा, वेंट्रिकल में डालेगा। फिर वेंट्रिकल क्या होता है, वेंट्रिकल एक आर्टरी में डालता है, जिस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये पुश करेगा और यहाँ से ब्लड कहाँ पर जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पर जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा, और यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ठीक है, लेकिन जैसे लंग्स में जाएगा तो लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन को लोड किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को लोड किया गया, तब यहाँ से जो ब्लड वेन आएगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन लोड लेकर के कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके क्या करेगा, इसको पूरे ऑर्गन के अंदर सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसमें कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 सर्कुलेशन हो रहा है, एक तो सर्कुलेशन हो रहा है हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर, एक सर्कुलेशन कहाँ पर हो रहा है, हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है। इसलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन हार्ट से निकल करके कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में, हार्ट से निकल के कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। ठीक है, लंग्स में जा रहा है, तो ये भी तो एक प्रकार का एक कंप्लीट सर्कुलेशन हो ना, हार्ट से निकल करके वापस से हार्ट में आया, हार्ट से निकल करके वापस से हार्ट में आया। और यहाँ पर भी क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, हार्ट से निकल करके वापस से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से निकल करके वापस से हार्ट में जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक सर्कुलेशन, और ये भी एक सर्कुलेशन। ये लंग्स में जा रहा है, इसकी वजह से इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम में जा रहा है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब आपको समझ गया, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये हो गया डबल सर्कुलेशन। अब ब्लड वेसल की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आपको पता है सिंपली। एक क्या होता है, आर्टरी, एक क्या होता है, वेन, और एक क्या होता है, कैपिलरी। ठीक है, ये 3 टाइप की हमारे पास ब्लड वेसल होती हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आर्टरी की बात करेंगे।
तो आर्टरी जो होता है जनरली, आर्टरी क्या करता है, देखो यहाँ डायग्राम से देखो, आर्टरी क्या किया भाई, ये आर्टरी ही था, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड दे दिया ऑर्गन को, यहाँ पर क्या है, ये कैपिलरीज है, क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, वेन है। वेन में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये लेकर आया लेकर आया लेकर आया, हार्ट को दे दिया वापस से, ठीक है, हार्ट को दे दिया वापस से। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने आर्टरी को जो देखा कैसा था, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर डायग्राम में बता रहा है, यहाँ पर फ्लो चार्ट में बता रहा है कि क्या करता है, ये कैरी प्योर ब्लड, प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ये कैरी करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास में आया, तो जब ये क्या हुआ, ये क्या था, राइट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल ने जब ब्लड किया पंप को, ब्लड को पंप किया है, तो पल्मोनरी आर्टरी में गया। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो हम ये कह सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जाता है। तो एक आर्टरी ऐसी है जो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। बाकी जो मेजर आर्टरीज होती हैं वो कैसा ब्लड लेकर के जाती हैं, मेजर आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी होता है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो कि लंग्स के पास ले जा रहा होगा, ठीक है। अब इसके जो है, इसके अंदर प्रेशर की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्यों होता है भाई, क्यों होता है, ये डायग्राम से हम देख सकते हैं। देखो देखो, अब यहीं पर देखो आर्टरी है, ये सिस्टेमिक आर्टरी है। अब ब्लड यहीं से पंप किया है ब्लड को, ठीक है, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया है। तब बताओ मोटर पंप जो है तुरंत अभी जस्ट उसने जो है हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया है। तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा ना। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, फटाफट धक्का दे रहा है ब्लड को, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों हो रहा है प्रेशर हाई, क्योंकि हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, इसी वजह से इसके अंदर हाई प्रेशर होता है। और स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो अगर आप बताइए ये सुपरफिशियली होते हैं, अगर स्किन के नीचे ही जस्ट लगे होते हैं, तो मान लो कभी चोट वोट लगता, क्योंकि भाई देखो स्किन पर हम लोग गिरते पड़ते रहते, चोट आसानी से लग जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड वेसल बाहर की तरफ होता, चोट लगता, कट जाता, तो बताओ हाई प्रेशर से ब्लड बाहर निकलने लगता, हाई प्रेशर से, हाई स्पीड से जो भी हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता वो सब क्या होता, बाहर निकलने लगता। और इनको आसानी से रोका नहीं जा सकता, ठीक है, इनको आसानी से रोका नहीं जा सकता। तो इस चक्कर में जो है हम लोग ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से जो है कह सकते हैं हमारी मौत हो सकती थी। इस वजह से नेचर ने होशियारी दिखाया और हमारे इन ब्लड वेसल्स को, जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है या हाई स्पीड होता है, जो आर्टरीज के अंदर होता है, इनको क्या कर दिया, डीपली सिचुएटेड कर दिया, हमारे मांसपेशियों के अंदर लगा दिया उसको, ठीक है। जो स्किन पे आपको ये जो दिखते हैं ना, ये जो वेन्स वगैरह दिख रही हैं, ये वेन्स है, इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं, बहुत कम प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत कम प्रेशर होता है, इससे इतना दिक्कत नहीं होता है। धीरे धीरे ब्लड गिर रहा है, तुम दबा करके रोक सकते हो। लेकिन आर्टरीज के अंदर इतना प्रेशर होता है, तुम दबा करके रोक ही नहीं पाओगे, इतना प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डीपली सिचुएटेड होती है इन द बॉडी, और इनका ल्यूमेन क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। इनका ल्यूमेन देखो, यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है ब्लड वेसल का, इनका ये जो ल्यूमेन देख रहे हो ना, बहुत पतला होता है। और पतला छेद पतला होने की वजह से भी क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। इसके अंदर कोई वॉल्व नहीं पाया जाता है, वॉल्व मतलब बैक फ्लो को रोकने के लिए इनके पास में कोई वॉल्व नहीं, क्योंकि हार्ट खुद ही ब्लड को पंप कर करके आगे धकेल रहा है बार बार, तो पीछे बैक फ्लो इसके अंदर होने के चांसेस कम है। इसकी वजह से इसके अंदर वॉल्व नहीं पाया जाएगा। अभी हम लोग वेन के अंदर वॉल्व देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वॉल्व यहाँ पर क्यों नहीं पाया जाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो ट्यूनिका मीडिया होता है, इसके अंदर एक मतलब ये 3 लेयर से बना है, अभी डायग्राम देखेंगे हम लोग, 3 लेयर से बना हुआ है। जो ट्यूनिका मीडिया होता है ये मच थिकर होता है, कैसा होता है, मच थिकर, मोटा होता है कंपेरेटिवली ऑल लेयर के। देखो कैसा है, देख लो यहाँ पर, यह मैंने ब्लड वेसल का जो है आर्टरी का क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। बाहर जो कवरिंग पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिक मतलब क्या होता है, लेयर, ठीक है, ट्यूनिक मतलब लेयर होता है। बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये किसका बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के होने की वजह से मजबूत होता है, ताकि आसानी से फटे ना प्रेशर की वजह से। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और बीच वाला लेयर जो होता है इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ये स्मूथ मसल का बना होता है या फिर इलास्टिक फाइबर भी इसके अंदर मिक्स्ड होता है, ठीक है। स्मूथ क्यों है, क्योंकि भाई इसको मुड़ना उड़ना है इधर उधर, ठीक है, तो मुड़ने उड़ने के लिए जो है आसान होना चाहिए। और ट्यूनिका मीडिया क्या है, थिकेस्ट है, यहाँ पर भी देखो मच थिकर होता है। तो इन तीनों में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा या फिर इंटरना जो सबसे अंदर क्लियर होती है, इन सब में से सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कौन है, ट्यूनिका मीडिया ही जो है सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है। और ट्यूनिका इंटीमा जो होता है सबसे अंदर क्लियर है भाई, और ये पतली होती है और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से
बनी हुई होती है। ठीक है, आपको आर्टरी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, वेन्स है। आगे क्या है, वेन्स है। वेन्स है, इसमें भी देखो क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ही बना हुआ है। ट्यूनिका मीडिया है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया अब उतना थिक नहीं है जितना थिक किसमें था, आर्टरी के अंदर था। ये भी स्मूथ मसल से बना है, इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, लेकिन उतना मोटा नहीं है जितना मोटा आर्टरी के अंदर था। ये थिन है, कंपेरेटिवली थिन होता है। और अंदर की तरफ ट्यूनिका इंटीमा है या फिर इंटरना जिसको बोलते हैं, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना है, एकदम सेम, सब कुछ वैसा ही है। बस इसमें क्या होता है, ये ट्यूनिका मीडिया जो होता है ये कैसा हो जाता है, ये थिन हो जाता है उसके कंपेरिजन में। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कैरी इम्प्योर ब्लड। ये नॉर्मली क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को ही कैरी करता है। डायग्राम से देख लो, डायग्राम से देखो यहाँ पर, ये देखो ये वेन ही है। ये क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है ना, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। लेकिन वहीं पर देखो जो हार्ट से ब्लड वेसल आ रही है, सॉरी जो लंग से ब्लड वेसल आ रही है, जिसको हम लोग वेन, ये भी वेन ही है। देखो एक चीज आप समझिएगा, हार्ट से ऑर्गन को जाने वाली वेसल को हम लोग बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। लेकिन ऑर्गन से, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऑर्गन से जब हार्ट को कोई वेसल आती है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन। ठीक है, तो देखो यहाँ से हार्ट की तरफ जा रही है तो ये क्या हो गया, वेन हो गया। ये हार्ट से निकल के दूर जा रही है तो क्या हो गया, आर्टरी हो गया। अब यहाँ से देखो, ये भी हार्ट से निकल करके लंग से पास जा रही थी, ये क्या हो गया, आर्टरी हो गया। लेकिन ये अभी ऑर्गन से निकल के कहाँ पे आ रही है, हार्ट के पास आ रही थी, ये क्या हो गया, वेन हो गया। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, पल्मोनरी वेन। देखो हमने क्या देखा कि नॉर्मली वेन के अंदर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन ये भी वेन ही है, इसके अंदर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, तो यही चीज मैं आगे बता रहा हूँ यहाँ पर कि नॉर्मली वेन के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है और स्पीड भी क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है आप ये बताइए, डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पर कैसे, अब यहाँ पे हार्ट बीट कर रहा था, हार्ट ब्लड पंप कर रहा था, तो जो भी ब्लड इसके अंदर आ रहा है सीधा जर्क लेकर के आ रहा है। ठीक है, सीधा हार्ट के पंप होने की वजह से तुरंत निकल रहा है। इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो, क्योंकि अभी हार्ट जस्ट धक्का देकर के उसको बाहर निकाल रहा है। तो आर्टरी के अंदर क्या होगा, उसका प्रेशर पूरा महसूस होगा, उसका प्रेशर पूरा महसूस होगा। लेकिन अब घूमते 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 कोई ऑर्गन के पास में आया, वहां पर डिफ्यूजन उपजन होगा, कैपिलरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब उसके बाद वापस से बहुत दूर आ चुका है हार्ट से, बहुत दूर आ चुका है हार्ट से। अब जो है इस केस में इतना दूर आने की वजह से क्या होता है, अब उतना प्रेशर या फिर उतना जर्क रह नहीं जाता है कि वेन के अंदर वो ब्लड प्रेशर रह सके या फिर वेन के अंदर वो स्पीड रह सके। और उल्टा ये क्या हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, ये एंटी ग्रेविटी भी जा रहा है। ये मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आया था तो ग्रेविटी की तरफ प्रेशर भी ज्यादा था, अब ये एंटी ग्रेविटी जा रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि वेन्स के अंदर क्या होता है, स्पीड कम है, लो ब्लड प्रेशर है और स्पीड भी क्या होता है, कम होता है। और ये सुपरफिशियली अरेंज होते हैं, सुपरफिशियली सिचुएटेड होते हैं बिलो द स्किन। देखो स्किन के नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है, पता नहीं मेरा स्किन इतना फेयर नहीं है इस वजह से आपको दिखता नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे ये है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लो शायद दिखता होगा। ठीक है, ये क्या होता है, वेन्स सुपरफिशियली स्किन के नीचे जस्ट सिचुएटेड होती हैं। अब इनका ल्यूमेन कैसा है, वाइड है। देखो ये ल्यूमेन भी इतना, ये अंदर जो स्पेस दिख रहा है ये भी क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। वाइड होने की वजह से और प्रेशर कम हो जाता है। पतला पाइप पतले मुंह का जो पाइप का अगर मुंह पतला रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर उसको फैला दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑब्वियस बात है कम हो जाएगा, इसका प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। अब इसमें वॉल्व प्रेजेंट है, अब प्रेशर कम है। देखो इसको समझो, यहाँ डायग्राम में मैं समझाऊंगा। अब प्रेशर कम है तो भाई ब्लड को क्या करना है, एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ के जाना है, एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ के जाना है। तब उतना प्रेशर आ नहीं रहा तो कैसे जाएगा, तो अब यहाँ पर मैं ये वेन को बना रहा हूँ, आप वेन को देखिएगा, मैं वेन को यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वेन है। ठीक है, अब यहाँ से जब ब्लड आ रहा है, मान लो ये ब्लड आ रहा है, ऐसे ऐसे ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हार्ट बीट धक्का दिया होगा, थोड़ा मोड़ा जर्क तो आता ही होगा। हार्ट बीट ने क्या किया, ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट बीट किया होगा तो ब्लड बाहर निकला होगा, आर्टरी से आया होगा, यहाँ पर ऐसे आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन में आया होगा। तो जो यहाँ पर जर्क लगता है ना, तो हल्का हल्का धक्का तो महसूस होता ही, हल्का हल्का जर्क महसूस होगा ही, हल्का हल्का हार्ट बीट महसूस तो होगा ही, आएगा ही आएगा। तो मान लो थोड़ा जर्क आया, थोड़ा जर्क आने की वजह से क्या होगा, ब्लड थोड़ा ऊपर उठेगा, ब्लड थोड़ा ऊपर उठेगा। लेकिन जैसे हार्ट फिर से रिलैक्स करेगा तो ब्लड पीछे जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे वॉल्व लगी होती है, ऐसे
वाल्व लगी होती है, यहाँ पर ऐसे वाल्व लगी हुई। जैसे ब्लड पीछे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ये तुरंत क्या हो जाएंगी, ऐसे बंद हो जाएंगी, ऐसे बंद हो जाएंगी। और इसी में क्या होता है, ऐसे वाल्व लगे हुए रहते हैं। जब धक्का मिलेगा तो ये चीर करके ब्लड आ जाएगा वापस ऊपर, लेकिन जैसे पीछे जाना चाहेगा ये ऐसे होती है, ऐसे होती है, नीचे से ब्लड ऊपर चला है, ठीक है। लेकिन जैसे हार्ट रिलैक्स करे तो ब्लड नीचे जाना चाहेगा तो ये तुरंत ऐसे फ्लैट हो जाएंगी। जब फ्लैट हो जाएगी तो इसी के ऊपर ब्लड रुक जाएगा, फिर से धक्का आएगा, फिर खुल जाएगा, ऊपर चला जाएगा ब्लड, फिर रिलैक्स होगा, फिर ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये वॉल्व के जैसा काम करता है। किसके अंदर, वेन्स के अंदर। तो वेन्स के अंदर वॉल्व पाया जाएगा, क्यों, ताकि जो है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक सके। ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर थिन होता है, मैंने दिखा दिया ट्यूनिका मीडिया कैसा है, थिन है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज सबसे पतला होता है, कैपिलरीज सबसे पतला होता है। इनके पास में ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं पाया जाएगा, ट्यूनिका मीडिया भी नहीं पाया जाता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया क्या है, इसके अंदर एब्सेंट हम लोग लिख सकते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना एब्सेंट, ट्यूनिका मीडिया भी क्या है, एब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना पाया जाता है, और इसके अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ये बना हुआ होता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से इस वजह से बना है कि भाई मान लीजिए कोई ऑर्गन है, अब ऑर्गन के अंदर क्या हुआ, ये कैपिलरीज ने जो है क्या करना चाहा है, ब्लड डोनेट करना चाहेगा ना भाई। ये कैपिलरीज, पतली पतली कैपिलरीज यहाँ पर ऐसे लग जाएंगी। अब ये क्या करेगा, यहीं पर जो है डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे फिल्टर होकर के न्यूट्रिशन जो है डिफ्यूज हो जाता है। तब कैपिलरीज पतली नहीं रहेंगी, इसके अंदर से न्यूट्रिशन गैसियस एक्सचेंज कैसे कर पाएगा ये, इसी वजह से क्या होता है, ये पतला होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। देखो, मेड ऑफ सिंगल लेयर, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। दीज आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स। ये क्या है, ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर पाया जा रहा है, ऑर्गन्स। एंड दीज आर द वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यही इसी वजह से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज इसी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी को जो है कैसे रेगुलेट किया जाता है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है पीछे भाई, देखा हुआ था लास्ट लेक्चर में कि हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब हमारे हार्ट के पास में खुद ही ऐसा जुगाड़ सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं। वो खुद ही जो है अपने हार्ट बीट को जनरेट कर सकता है, या फिर अपने एक्शन पोटेंशियल को खुद ही जनरेट कर सकता है। खुद ही अपने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। देखो क्या करा, नॉर्मल एक्टिविटी आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब हार्ट के अंदर ही, हार्ट के अंदर ही क्या होता है, उसके पास खुद का उसका जुगाड़ होता है, उसके पास खुद का उसका नोड है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नोड, ऐसे नोड इसके पास है। और यही क्या होता है, पेस मेकर होता है, ये खुद ही सिग्नल जनरेट करके जो है पूरे हार्ट को रेगुलेट कर सकता है कि भाई तुमको कैसे बीट उट करना है, पूरे हार्ट के रेगुलेशन को ये ऐसे नोड कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोलते थे ना, मायो मतलब मसल, ठीक है। हमारे हार्ट की मसल्स में ही वो नोड प्रेजेंट है, या फिर वो कैपेसिटी प्रेजेंट है जो क्या कर सकता है, हार्ट को बीट करा सकता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। लेकिन और देखो, हमेशा ये जो है हार्ट बीट, चलो हार्ट खुद से रेगुलेट कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमारा हार्ट जो है हमारे ब्रेन के ऊपर भी, या फिर न्यूरल एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे हार्ट का रेट क्या होगा। कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। मान लो आप दुखी हैं, टेंशन में हैं, तो क्या होगा, हार्ट एकदम से स्लो हो जाएगा, हार्ट बीट स्लो बीट करने लगेगा। या फिर आप फिजिकली या फिर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ डेंजरस सिचुएशन में, तो उसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है। तो ये सब कौन रेगुलेट करता है, ये सब रेगुलेट करने के लिए जो है हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लांगाटा वाला एक पार्ट होता है, जो ये क्या करता है, जो हमारे हार्ट के रेट को कंट्रोल कर सकता है या फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगाटा कैन मॉडरेट, मतलब क्या कर सकता है, कैन अल्टर कर सकता है, फिर मॉडरेट कर सकता है द कार्डियक एक्टिविटी थ्रू द ANS, ठीक है, थ्रू द ANS, THROUGS, थ्रू द ANS। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा क्या कर सकता है, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। कैसे कर रहा है, डायग्राम से देखते हैं। देखो हमारा हार्ट है, यहाँ पर क्या है, ये ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड होगा भाई, सिग्नल जनरेट कर रहा है, हार्ट को
कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट को जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है देखते हैं कैसे न्यूरल कंट्रोल हो रहा है। ये हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा है, क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा है। इससे दो नर्व फाइबर्स निकलती हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। यहाँ से जो है दो टाइप की नर्व फाइबर निकलेंगी, एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होता है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होता है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ये क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले जो ब्रेन वाला चैप्टर होता है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब फिजियोलॉजी में ही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल भेजता है। सिंपैथेटिक मतलब सिंपली कह सकते हो कि मान लो इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस समय क्या होगा भाई, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होना पड़ेगा। ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहेगा तभी तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो पाएगी, तभी हमारा जो है हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगी और ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन कर पाएंगी। और ये सब कब होगा, जब इमरजेंसी सिचुएशन होगा, तभी तो तुमको ये सब ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये क्या करेगा, हमारे हार्ट के कंडक्शन को बढ़ा देगा, स्पीड अप कर देगा, हमारे हार्ट के एक्शन पोटेंशियल या फिर कंडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा। कब, इमरजेंसी या फिर एक्सरसाइजिंग कंडीशन में। हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ा रहेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। और सेल के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा। सेल के अंदर जो है जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बनाने का काम हो रहा है, वो ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। ये इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि तुमको ज़्यादा चाहिए तो हार्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए। कौन करेगा इसको, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम करेगा। वहीं पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, ये क्या करता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। क्योंकि अब रिलैक्स होना है, अब तुम सोने जा रहे हो या फिर हो गया इमरजेंसी सिचुएशन टल चुका है, तो भाई वापस से नॉर्मल कंडीशन पे भी तो आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो है न्यूरल सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। कैसे, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल एक्टिविटी करके, न्यूरल सिग्नल दे करके, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्टिविटी को क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन पे ला देगा और हार्ट रेट को भी कम कर देगा, कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देगा। हार्ट रेट कम हुआ तो ऑब्वियस बात है कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो न्यूरल सिग्नल से कंट्रोलिंग हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा से कंट्रोल हो चुका है। लेकिन कभी कभी हम लोग जो है हार्मोन से भी रेगुलेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है कुछ हार्मोन के इन्फ्लुएंस से भी हमारे हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कुछ हार्मोन की मदद से भी हमारे हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, हमारे एड्रिनल मेडुला से, या फिर हम लोग कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। जो हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं ना। तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलता है, एक तो नॉर एड्रिनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। ये क्या करेगा, ये जाकर के हमारे हार्ट के ऊपर ऐसे नोड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, वहां से हार्ट रेट को बढ़वा देगा या फिर कार्डियक आउटपुट को बढ़वा देगा, ठीक है। जैसे आप डर गए हैं, ठीक है, आपको डर लग रहा है तो हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। उस समय हार्ट बीट क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। आप खुश हैं तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी जो है हार्मोन से भी की जा सकती है। कौन से हार्मोन से, नॉर एड्रिनालिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन। कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड या फिर एड्रिनल के भी मेडुलरी पार्ट से, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुलरी पार्ट से निकलता है, ठीक है। अब हम लोग आगे डिसऑर्डर देखने वाले हैं, बीमारियां देखने वाले हैं, हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। 5-6 बीमारियां हैं भाई, इसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। अभी आप लोग अटेंटिव होकर के सुनिए, देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है हाई ब्लड प्रेशर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये केस क्या है, जैसे मान लो आप बहुत टेंशन में रहते हैं हमेशा, या फिर स्ट्रेस कंडीशन चल रहा है, इस केस में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक है। अगर बढ़ रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन हार्ट का, वो कितना है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। मतलब ये mm ऑफ Hg जो है ये प्रेशर नापने का यूनिट होता है। तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, और इसमें 120 क्या होता है, सिस्टोलिक, मतलब हार्ट जब बीट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर जो है 120 mm ऑफ Hg आता है। वहीं जब रिलैक्स करेगा तो उस टाइम पर उसका प्रेशर कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, जब आप हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हाइपर टेंशन होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस केस में 140/90 mm ऑफ Hg हो जाता है। 120 का 140 हो जाता है, 80 का
90 हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसकी वजह से जो है हमारे ब्रेन और किडनी के ऊपर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई हमारे ब्रेन की और हमारे किडनी की जो कैपिलरीज होती है ना, बहुत पतली होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत पतली हैं। अब प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है वो ब्लड वेसल फटने के चांसेस होते हैं। अब ब्रेन के अंदर फटेगा तो भाई क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो सकता है, ठीक है, ट्यूमर कॉज हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सब क्या है, ब्रेन क्या है, एक भाई इसेंशियल ऑर्गन है, अगर उसके अंदर ऐसा ब्लड वेसल फट जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से बोल रहा है कि ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है हमारे ब्रेन के ऊपर और किडनी के ऊपर। किडनी भी फेल हो जाएगा, किडनी के अंदर भी ब्लड वेसल फट जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, ह्यूमन कह सकते हैं, मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत घातक हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से बोलते हैं हाइपरटेंशन किडनी और हार्ट को जो है बुरी तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड डिजीज भी इसको बोलते हैं, CAD, क्या बोलते हैं, CAD भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में अब हार्ट जो है, हार्ट ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी के लिए, लेकिन हार्ट को भी क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। तो हार्ट की वॉल्स में जो है एक आर्टरी लगी होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। वो क्या करता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। अब ये मत सोचिए कि हार्ट के अंदर तो सर ब्लड गिरता ही वो खुद ही ले लेगा ब्लड, ऐसा नहीं है, वो खुद ही ब्लड नहीं लेता है, ठीक है। ऐसा एक जिस कंटेनर में रखे वो कंटेनर खुद ही ब्लड पी रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए अलग से आर्टरी लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, ये जो है इसके अंदर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, अब ये पतली पतली आर्टरी है भाई, बहुत ऐसे पतली पतली आर्टरी होती है, इसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, ऐसे ऐसे बीच बीच में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पतली आर्टरी बेचारी ना ब्लॉक हो जाती है, क्या हो जाती है ब्लॉक हो जाती है। अब जब ब्लॉक हो जाएगी तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से कोरोनरी आर्टरी को सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो हार्ट की मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, तो सही से हार्ट बीट नहीं कर पाएगा। इस केस में जो हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो CAD जो है एक कह सकते हैं घातक बीमारी होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। क्यों होता है ये CAD, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, ये सब क्या होते हैं उसमें डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो छेद है, कोरोनरी आर्टरी का जो छेद है अंदर की तरफ, वो कम हो जाता है, ल्यूमेन जो है पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंजीना। एंजीना क्या है भाई, एंजीना भी जो है एक कह सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होने वाली बीमारी है, CAD की वजह से ये बीमारी होती है। इसका दूसरा नाम होता है एंजीना पेक्टोरिस। इसमें क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, सीने में तुम्हारे दर्द होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई तुम्हारे हार्ट को सही से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो पेन ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल, क्यों, क्योंकि कैड में क्या हो गया, पल जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेज हो चुके हैं, वो सही से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है हार्ट को। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो आपको एंजीना पेक्टोरिस हो सकता है, ठीक है। ये कब होता है, ज्यादातर लोगों को मोस्ट कॉमन इन द मिडिल एज्ड पर्सन, जैसे मान लो कोई 40-40 साल का है, ठीक है, उसके अंदर जो है ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है, या फिर एल्डरली पर्सन, कोई 60-70 साल का है, उसके अंदर भी ये देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हार्ट फेलियर है, ये हार्ट अटैक से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। हार्ट फेलियर, फेलियर मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई काम दिया जाए, आप वो काम को ना कर पाएँ तो आप फेल हो गए, ठीक है, आप फेल हो गए, अपना काम पूरा नहीं कर पाए। वैसे यहाँ पर हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना भाई, पंपिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, इसका काम होता है। लेकिन अब ये ब्लड को जो है सही से ना पंप कर पाए, ठीक है, सही से पंप ना कर पाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी को जो है इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड effectively enough to meet the need of the body, हमारे बॉडी के जो ब्लड सप्लाई है उसको सही से पूरा नहीं कर पा रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, ड्यू टू कॉन्जेशन ऑफ द लंग्स। ये लंग्स के अंदर कंजेशन होने की वजह से, लंग्स के अंदर कंजेशन होने की वजह से जो है ये जो है आप कह सकते हैं हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। मतलब लंग्स क्या करेगा,
लंग्स के अंदर जो है कह सकते हैं कि सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब सही से लंग्स के अंदर ही ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो पल्मोनरी वेन की वजह से, पल्मोनरी वेन से जो है सही से ब्लड हार्ट के पास ही नहीं आ पाएगा। जब हार्ट के पास ही सही से ब्लड सप्लाई नहीं आएगा तो बॉडी को कैसे ब्लड सप्लाई सही से कर पाएगा। ठीक है, तो कंजेशन इन द लंग्स होने की वजह से क्या होता है, हार्ट जो है ये फेल हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से ये होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका हार्ट फेलियर। आगे देखते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या है कार्डियक अरेस्ट? देखो, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसको हार्ट अरेस्ट भी बोल सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट सबसे खतरनाक चीज है भाई, इसमें हार्ट बीट ही करना बंद कर देता है एकदम से, क्या छुट्टी पे। ठीक है, एकदम छुट्टी पे चला जाता है, कहता है भाई मुझे करना ही नहीं, ठीक, काम ही नहीं करना। हम लोगों ने ऐसा, मतलब कार्डियक अरेस्ट जो है एकदम से हार्ट को बीट करना ही बंद कर दे, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट अटैक क्या होता है भाई? हार्ट अटैक में जो है कह सकते हैं इनसफिशियंट सप्लाई की वजह से, इनसफिशियंट या फिर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट का, मतलब समझ लीजिए कि एक CAD की वजह से हो रहा है। हार्ट अटैक भी किसकी वजह से हो रहा है? CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो रहा है। इसमें क्या होगा भाई, ब्लड वेसल जाम हो जा रही है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो जाम हो जा रही है, तो ब्लड सप्लाई सही से हार्ट को दे नहीं पा रही है। जब ब्लड सप्लाई सही से नहीं देगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी सही से नहीं होगी, तो उस केस में जो है, जो हार्ट की मसल्स होती है ना, वो डीजनरेट होने लगती है। ठीक है, वो क्या होने लगती है? डीजनरेट होने लगती है। तो वही लिखा है कि व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो अचानक से क्या हो जाएगी, हार्ट की मसल्स मर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सप्लाई सही से नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो गई थी, उसके अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर, कैल्शियम, ये सब का डिपोजिशन हो चुका था, जिसकी वजह से उसका ल्यूमेन क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया है। जिसका ल्यूमेन ब्लॉक हो गया तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, यहाँ पर जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरा भाई अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, मे भी कहीं पे आप लोगों को लग सकता है कि कम समझा हो। अगर कम समझा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आए, अगर कोई भी टॉपिक कम समझा है, कोई भी चीज़ कम समझी है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको जो है पूरा जवाब देने का कोशिश करूँगा, या फिर मैं तो जवाब देता ही हूँ। ठीक, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं, बच्चों के कॉमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, पर्सनली मैं रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे आकर के कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी हम लोग यहाँ पर लेक्चर पढ़ते हैं, ये सब का नोट्स आपको प्रॉपर PDF फॉर्म में वाइट पेपर पे मिलेगा, आप प्रिंट करा करके और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को भाई वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हमको प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो धन्यवाद।